नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 110 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 10 होगी और ये 10 के 10 क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से हैं, जहाँ प्रत्येक चैप्टर से एक क्वेश्चन को रखा गया है और इन क्वेश्चनों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है हमारे इस बार के एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भाई 18वीं सदी के दौरान क्षेत्रीय राज व्यवस्थाओं की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। तो देखो 18वीं सदी के दौरान भारत कैसा था, पहले हम ये समझ लेते हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो 18वीं सदी की अगर आप भारत की बात करोगे तो 18वीं सदी के भारत में जो मुगल साम्राज्य था वो अपने पतन की ओर था। अगर हम इस पूरे के पूरे क्षेत्र को मुगल साम्राज्य मान लें तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया और जब मुगल साम्राज्य की सत्ता कमज़ोर हो गई तो जो एरिया मुगल साम्राज्य के अंडर में थे उन लोगों ने धीरे धीरे करके अपने आप को मुगलों से आज़ाद करना घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से नई नई क्षेत्रीय व्यवस्थाएं उत्पत्ति हुई, जैसे अवध की बात कर लो, बंगाल की बात कर लो, हैदराबाद की बात कर लो। ये सब पहले मुगलों के अंडर में थे। जब इन्होंने देखा कि मुगलों की सत्ता जो है वो कमज़ोर हो चुकी है, जो नए राजा हैं वो उतने बलशाली राजा नहीं हैं जितने के पहले के राजा थे, तो ऐसे में इन लोगों ने क्या करा, जो यहाँ के स्थानीय सरदार थे, जो यहाँ के लोकल राजा थे, इन लोगों ने अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर दिया। और राजनीति का तो नियम ही यही है कि आप किसी के साथ जब तक रहते हो जब तक वो पावरफुल होता है, जैसे वो बंदा कमज़ोर हो जाता है तो आप उसका साथ छोड़ देते हो। तो बिल्कुल 18वीं सदी में यही हुआ कि 18वीं सदी से पहले की अगर आप भारत की बात करोगे तो एक मजबूत मुगल सत्ता भारत पर शासन कर रही थी, लेकिन 18वीं सदी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया और नई नई क्षेत्रीय व्यवस्थाएं जो हैं उनका उदय होने लगा। अब जो ये नई नई क्षेत्रीय व्यवस्थाओं का उदय हो रहा था, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर राजनीति कैसे चलाई जाती थी। तो क्वेश्चन समझ गए आप कि 18वीं सदी में जो नई नई क्षेत्रीय व्यवस्थाएं आई, जैसे अवध आया, हैदराबाद आया, बंगाल आया, तो यहाँ की राजनीति कैसी चल रही थी, यहाँ की राज व्यवस्थाओं की प्रकृति हमें बतानी है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम आंसर की बात करेंगे। तो देखो 18वीं सदी में सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई है और जिसकी वजह से स्थानीय रियासतें जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। अब देखो इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र तो घोषित कर दिया है, लेकिन इनकी स्वायत्ता कैसे चल रही है, इनकी जो है राजनीति कैसे चल रही है। तो देखो जो ये क्षेत्रीय व्यवस्थाएं थी हो तो गई थी आज़ाद, यानी कि मुगलों से तो आज़ाद हो गई थी, लेकिन इनका जो शासन था वो लगभग जैसे मुगलों के समय में चल रहा था वैसे ही चल रहा था। जैसे कि इन क्षेत्रों के जो राजा थे ये जमींदारों पर ही निर्भर रहते थे, सूबेदारों पर ही निर्भर रहते थे, सरदारों पर ही निर्भर रहते थे। तो पहले भी ये जमींदार सूबेदारों और सरदारों पर निर्भर रहते थे, क्योंकि देखो भाई किसी भी एरिया को अगर अपने कंट्रोल में रखना है तो वहाँ के लोगों को अपने कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे में वहाँ के जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो बड़े बड़े सूबेदार थे, जो बड़े बड़े सरदार थे, तो इन राजाओं ने सबसे पहले उनका समर्थन लिया ताकि इस क्षेत्र पर वो शासन कर सकें। तो हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि 18वीं सदी में जो क्षेत्रीय राजनीति थी वो कैसे चलती थी। तो 18वीं सदी में जो क्षेत्रीय राजनीति थी उसमें जमींदारों का सहयोग लिया जाता था, सूबेदारों का सहयोग लिया जाता था, सरदारों का सहयोग लिया जाता था। इतने नहीं, ये व्यवस्थाएं स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देती थी, जो लोकल कल्चर होता था उसे बढ़ावा दिया जाता था, जो आर्थिक संरचनाएं थी जैसे किसान हो गए, छोटे छोटे व्यापारी वर्ग हो गए, इनको बढ़ावा दिया जाता था। अगली बात है सैनिक शक्ति को महत्व देती थी सारी की सारी क्षेत्रीय राज व्यवस्थाएं। चाहे अवध की बात कर लो, आप बंगाल की बात कर लो, हैदराबाद की बात कर लो, मैसूर की बात कर लो, कर्नाटक की बात कर लो, हर एक जो सत्ता है उसने अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत किया है। उसका कारण ये है कि आप लंबे समय तक अगर शासन में बने रहना चाहते हो तो आपकी सैनिक पावर मजबूत होनी चाहिए। तो क्षेत्रीय राजा की जो स्थिरता है ये उनकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। जो जितना पावरफुल होगा वो उतने लंबे समय तक शासन कर पाएगा। चाहे आप मराठाओं की बात कर लो, सिखों की बात कर लो, जाटों की बात कर लो, ये सभी क्षेत्रीय समूह अपनी सैनिक क्षमताओं की वजह से ही उभरे हैं। क्षेत्रीय शासकों ने पेशेवर सैनिक और मराठा सरदारों जैसे लड़ाकू समूहों को अपने पक्ष में किया है। अगली बात यह है कि कोई भी क्षेत्र जब ही चल सकता है जब उसके पास पैसा हो, और पैसे की वसूली कहाँ से की जाती है, राजस्व से, यानी कि कर लगाकर। तो जितने भी क्षेत्रीय शासक थे इन्होंने राजस्व को संग्रह किया, यानी कि टैक्स को इकट्ठा किया। चाहे आप बंगाल की बात कर लो, हैदराबाद की बात कर लो, अवध की बात कर लो, इन सभी राज्यों ने अपनी अपनी राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित किया और एक नए तरीके से कर लगाना शुरू किया। जमींदारी प्रथा को इन लोगों ने बढ़ावा दिया और किसानों और स्थानीय जमींदारों के बीच में संबंधों को नई तरीके से शुरू किया। इसके अलावा हर शासक की अपने आसपास के क्षेत्रों से लड़ाई होती रहती थी, तो इसलिए इन लोगों ने एक दूसरे के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए। मराठों, निज़ाम और यूरोपीय शक्तियों के बीच में समझौते और संघर्ष हमेशा होते ही रहते थे। तो क्षेत्रीय राज्यों में कंपटीशन भी होता रहता था और गठजोड़ भी होता रहता था, यानी कि गठबंधन भी बनता रहता था।
आगे चलकर यूरोपीय कंपनियाँ आएंगी, फ्रांसीसी कंपनियाँ आएंगी, ब्रिटिशर्स आएंगे, डच आएंगे, पुर्तगाली आएंगे। अब जब ये लोग आएंगे तो इनका क्षेत्रीय राजनीति में क्या हो जाएगा, इनकी भी भूमिका बढ़ जाएगी और ये अपने अपने प्रॉफिट को सेट करना शुरू कर देंगे। क्षेत्रीय राज्यों की अगर हम सांस्कृतिक की बात करें, आर्थिक व्यवस्था की बात करें, तो क्षेत्रीय राजाओं ने कला को बढ़ावा दिया, साहित्य को बढ़ावा दिया और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार से अगर आप 18वीं सदी की क्षेत्रीय राज व्यवस्थाओं की बात करोगे तो ये संक्रमण काल का प्रतीक थी, जहां मिडिवल इंडिया से हम मॉडर्न इंडिया की ओर जा रहे थे, जहां भारत जो पहले एक सेंट्रलाइज्ड पावर थी, यानी कि पूरे के पूरे भारत को जो एक पावर कंट्रोल करती थी, अब वो भारत पर छोटी छोटी रियासतों का अपने अपने क्षेत्र में मजबूत शासन हो रहा है। और आगे चलकर ये व्यवस्थाएं जो है वो उपनिवेशवाद के उदय का कारण बनेंगी, यानी कि जो ये यूरोपियन कंपनियां होंगी इन राजाओं की आपसी लड़ाई का फायदा उठाएंगी और आपस में इन सबको लड़ाएंगी और फिर पूरे भारत को अपने कंट्रोल में कर लेंगी। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है भाई कि 18वीं सदी की जो क्षेत्रीय राज व्यवस्था थी उसकी विशेषताएं बताओ, तो आप बताओगे 18वीं सदी के दौरान दो घटनाएं एक साथ घट रही थी। पहली घटना ये थी कि मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों में कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं आया जो मुगलों के शासन को संभाल पाता। इसकी वजह से जो मुगलों के स्थानीय सरदार थे, सेनापति थे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया और छोटे छोटे राज्यों की स्थापना करनी शुरू कर दी। इन छोटे छोटे राज्यों की प्रकृति थी वो ये थी कि ये मुगलों को साल में टैक्स तो देते रहते थे, यानी कि भेंट तो देते रहते थे, लेकिन अपने आप में स्वतंत्र थे। अब ऐसे में इन सभी लोगों ने अपनी राज व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय लोगों का सहयोग लिया, जिसमें जमींदार थे, सूबेदार थे, सरदार थे। अपनी अपनी सैन्य शक्तियों को इन्होंने बढ़ावा दिया, राजस्व व्यवस्था और भूमि व्यवस्था को नए तरीके से संचालित किया और आपस में लड़ाइयाँ और गठजोड़ आम बात थी। आगे चलकर जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं, चाहे पुर्तगाली हों, चाहे फ्रांसीसी हों, चाहे ब्रिटिशर्स हों, चाहे डच हों, ये जब यूरोपियन शक्तियों का आगमन भारत में हुआ तो इन्होंने भी क्षेत्रीय राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इन्होंने देखा कि क्षेत्रीय जो राजा हैं ये आपसी फूट का शिकार हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इन यूरोपियंस ने भारत को उपनिवेश बना लिया। हालांकि मराठा शक्ति जो थी वो सबसे पावरफुल शक्ति थी उस समय और इन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था, लेकिन आगे चलकर ये भी जो है आपसी संघर्ष का शिकार हुए और पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठाओं का जो हुआ पतन हो गया। इसके अलावा क्षेत्रीय जो स्वायत्तता थी वो कल्चर को बढ़ाने पर ध्यान दे रही थी, जाति संरचना को भी बढ़ावा दे रही थी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई बंगाल पर अंग्रेजों की विजय का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भाई पेपर में आएगा ही आएगा, ऐसा पूरी संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर दूसरे साल आता ही आता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई अंग्रेजों ने बंगाल को कैसे कंट्रोल किया, बंगाल पर कैसे जीत हासिल करी। तो आपको पता है अंग्रेजों ने भारत पर जो शासन किया उसकी शुरुआत उन्होंने बंगाल से ही की है। तो जब आप बंगाल की बात करोगे तो उस समय का जो बंगाल था वो एक बहुत ही पावरफुल प्रांत था। बंगाल से सबसे ज़्यादा आमदनी होती थी, बंगाल में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज थे, बंगाल में कृषि प्रणाली बहुत अच्छी थी, बंगाल में व्यापार प्रणाली बहुत अच्छी थी उस समय में, और बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया भी था। आज का पूरा बांग्लादेश, असम के आसपास के इलाके और थोड़े बहुत झारखंड और बिहार के आसपास तक के जो इलाके हैं वो सब बंगाल में थे। तो ऐसे में बंगाल अंग्रेज़ों की नज़रों में आ चुका था कि हमें इस एरिया को कंट्रोल करना है और बंगाल को आखिर में अंग्रेज जीत भी लेंगे। और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है बंगाल को अंग्रेजों ने कैसे जीता। तो बंगाल पर को जब अंग्रेज जीत लेंगे तो यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व की शुरुआत हो जाएगी। बंगाल पर जो अंग्रेजों की विजय थी ये कोई साधारण विजय नहीं थी, इसने भारत की अर्थव्यवस्था को भी जीत लिया था, राजनीतिक व्यवस्था को भी जीत लिया था और अन्य सैनिक कारकों को भी जीत लिया था। लेकिन बंगाल पर जो अंग्रेजों की विजय थी इसने अंग्रेजों के भाग्य का सितारा भारत में बुलंद कर दिया था और बंगाल को जीतने के लिए उन्हें दो युद्ध लड़ने पड़े थे। पहला युद्ध था प्लासी का युद्ध और दूसरा था बक्सर का युद्ध। अब हम इन दोनों युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले पृष्ठभूमि है कि बंगाल जो था वो 18वीं सदी में भारत का सबसे समृद्ध इलाका था, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। बंगाल के जो नवाब थे वो स्वतंत्र रूप से शासन करते थे, यानी कि बंगाल के जो नवाब थे वो मुगलों के अंडर में काम नहीं करते थे। ये मुगलों को नजराना तो भेजते थे साल भर में एक बार कुछ पैसे तो भेजते थे, लेकिन स्वतंत्र रूप से सारे निर्णय लेते थे। तो बंगाल की समृद्धि और व्यापारिक महत्व ने इसे यूरोपीय शक्तियों का लक्ष्य बना दिया। हर एक बंदा चाहता कि भाई हम बंगाल पर ही शासन करें। अंग्रेजों ने 17वीं सदी में बंगाल में एंट्री शुरू कर दी थी और वहाँ पर वो व्यापार करना शुरू कर चुकी थी। अब क्या हुआ, ये तो बात होगी कि पहले की पृष्ठभूमि की। अब देखो प्लासी, तो 1757 की बात है, 1757 की बात है। उस समय बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। अब बंगाल का जो ये नवाब था सिराजुद्दौला, इसके मन में एक बात सेट थी कि हमें अपने एरिया में अंग्रेज़ों को किसी प्रकार की ढील नहीं देनी है,
क्योंकि सिराजुद्दौला ये बात अच्छे से जानता था कि अगर अंग्रेज़ों को हमने किसी प्रकार की ढील दे दी, अंग्रेज़ों को किसी प्रकार की छूट दे दी, तो ये अंग्रेज़ धीरे धीरे करके पूरे बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। ऐसे में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में तनाव बढ़ गया, क्योंकि अंग्रेज़ कुछ रियायत चाहते थे और सिराजुद्दौला उन्हें ये रियायत देना नहीं चाहता था। अंग्रेज चाहते थे कि वो अपनी किलेबंदी करें और व्यापार को बढ़ावा दें, और सिराजुद्दौला लगातार इस किलेबंदी और व्यापार के खिलाफ था, और ऐसे में इन दोनों के बीच में विरोध हो गया। ऐसे में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में एक संघर्ष हुआ, जिसमें शुरुआत में अंग्रेज़ों की हार हुई और सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को एक किले में बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए। तो अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों को पता चल गया कि हम सिराजुद्दौला से डायरेक्ट युद्ध में नहीं जीत सकते। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने क्या करा, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफ़र। अब इन्होंने क्या करा, मीर जाफ़र को अपनी ओर मिला लिया, और ऐसे में प्लासी में जब युद्ध हुआ 1757 में, तो इस तरफ तो नवाब सिराजुद्दौला की क्या थी, सेना थी, उस तरफ अंग्रेज़ों की सेना थी। सिराजुद्दौला की सेना, मीर जाफ़र जो था वो अपनी सेना को लेकर पीछे हट गया, और ऐसे में जब सिराजुद्दौला ने देखा कि भाई मैं जो है षड्यंत्र का शिकार हो चुका हूँ, तो उसने वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना ही उचित समझा। तो यहाँ पर अब ये बात कैसे लिखी है कहानी, ये सुन लो। अंग्रेज़ों ने राजनीतिक साजिश से लड़ी, क्योंकि वो सीधे सीधे तो नवाब सिराजुद्दौला से लड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या करा, बैंक और व्यापार पर वो नियंत्रण करना चाहते थे, और नवाब की सत्ता को कमज़ोर करना उनका उद्देश्य था। इधर सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के गले की हड्डी बन चुका था, वो अंग्रेज़ों की किलेबंदी को रोकना चाहता था और व्यापारिक गतिविधियाँ बंद करने के उसने आदेश दे दिए थे। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जहाँ अंग्रेज़ों की तरफ से जो लीडरशिप कर रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, और इधर से था नवाब सिराजुद्दौला। नवाब की सेना का जो सेनापति था मीर जाफ़र, इसने अंग्रेज़ों से पहले ही समझौता कर लिया था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार गया। और इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि सिराजुद्दौला पकड़ा गया, उसकी हत्या कर दी गई। मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफ़र नया राजा बन तो गया, लेकिन ये अंग्रेज़ों की कठपुतली था केवल, जैसा अंग्रेज कहते थे वैसा ये करता था। अंग्रेज़ों ने बंगाल के प्रशासन और राजस्व पर पकड़ मजबूत कर ली, और यहीं से शुरुआत हुई बंगाल की लूट की। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई प्लासी का युद्ध क्या था, तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था। अंग्रेज क्या चाहते थे, बंगाल में फैक्ट्री स्थापित करना चाहते थे, उस फैक्ट्री की किलेबंदी करना चाहते थे, वहाँ की बैंकिंग व्यवस्था पर कंट्रोल करना चाहते थे। और सिराजुद्दौला जानता था कि अगर मैंने अंग्रेज़ों को अभी छूट दे दी, अभी सब्सिडी दे दी, तो ये आगे चलकर मुझे लपेट देंगे, इसलिए सिराजुद्दौला इनके विरोध में था। अब ऐसे में युद्ध तो होना ही था, लेकिन युद्ध में अंग्रेज़ों को भी पता था हम भाई सीधा सीधा तो जीत नहीं पाएंगे सिराजुद्दौला से, इसलिए उन्होंने उसके सेनापति मीर जाफ़र को अपने पास बुला लिया और ये कहा भाई देख हम तुझे राजा बना देंगे और तू हमारी साइड मिल जा। मीर जाफ़र कह रहा हाँ भाई मैं भी राजा बन जाऊँगा, और मीर जाफ़र फाइनली राजा बन भी गया। सिराजुद्दौला पकड़ा गया, उसकी हत्या कर दी गई, और इस तरीके से प्लासी का युद्ध अंत हुआ। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद पूरी तरीके से विजय हासिल नहीं हुई। अब इधर मीर जाफ़र राजा तो बन चुका था, लेकिन अब मीर जाफ़र जब कठपुतली की तरह नाच रहा था, तो इसे पता चल गया कि भाई मैंने बहुत गलत किया है अपने नवाब के साथ, और ये अंग्रेज़ जो हैं ये अपने फ़ायदे के लिए मेरा यूज़ कर रहे हैं। ऐसे में मीर जाफ़र असफल हो जाता है, तो मीर जाफ़र को भी अंग्रेज़ अपने पद से हटा देते हैं, और उसके बाद एक नया नवाब बनाया था मीर कासिम को। मीर कासिम भाई बड़ा चालाक बंदा था ये। मीर कासिम पता है कैसा बंदा था, इसने दिखावे के लिए तो अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन अंदर ही अंदर ये खुद को मजबूत कर रहा था ताकि ये अंग्रेज़ों को लपेट सके। लेकिन ये बेचारा कामयाब नहीं हो पाया मीर कासिम। ऐसे में मीर कासिम आज़ादी से शासन करना चाहता था, और इसका भी अंग्रेज़ों से टकराव हुआ। अब मीर कासिम जो है बंगाल से भागता है, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक गठबंधन करता है, और कहता है भाई देखो शुजाउद्दौला और शाह आलम, अगर हम तीनों मिल जाएं तो इन अंग्रेज़ों को पीट सकते हैं, इन अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं। और ऐसे में ये लोग मोटिवेट हो गए, क्योंकि मोटिवेट होने के बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने अपना एक गठबंधन कर लिया और कहा हम मिलकर मारेंगे अंग्रेज़ों को। अब ऐसे में बक्सर का मैदान था, एक तरफ थी अंग्रेज़ों की सेना और दूसरी तरफ थी इन तीनों की सेना। अंग्रेजी सेना के जो लीडरशिप कर रहा था वो कर रहा था हेक्टर मुनरो। अंग्रेज़ों की सेना ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों की सेनाओं को पराजित कर दिया, और ये तीनों मिलकर भी अंग्रेज़ों को कुछ नहीं कर पाए। परिणाम क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध ये तीनों हार गए, अलग अलग संधियों के माध्यम से इन्हें लपेटा गया, और फाइनली इस चीज़ का परिणाम ये रहा कि अंग्रेज़ों को बंगाल तो मिला ही मिला, बिहार और उड़ीसा भी मिल गया, और यहाँ से दीवानी अधिकार मिल गए। दीवानी अधिकार का मतलब होता है टैक्स वसूलने का अधिकार, और बस अंग्रेज यही तो चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते थे। शुरुआत में अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि वो भारत पर शासन करें, शुरुआत में अंग्रेज सिर्फ ये चाहते थे कि भाई उनका प्रॉफिट हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो जब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए, यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया, तो बस उन्होंने यहीं से लूट खसोट करनी शुरू कर दी। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और इस संधि के तहत जो मुगल राजा शाह आलम द्वितीय था, इसने अंग्रेज़ों को बंगाल का सारा अधिकार सौंप दिया कि अब भाई अंग्रेज बंगाल से टैक्स वसूलेंगे।
ऐसे में बंगाल की प्रशासनिक और आर्थिक संरचना पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। बंगाल विजय का कारण क्या था? बंगाल विजय का कारण यह था कि अंग्रेज जो थे वो सैनिक रूप से मजबूत थे, भारतीय जो सैनिक थे वो पुराने किस्म के हथियारों का प्रयोग कर रहे थे, जबकि जो अंग्रेजों की सेना थी वो ट्रेंड सेना थी, बेहतर हथियार थे और संगठित रणनीति थी। जबकि जो मुगलों की सेना थी इनके पास सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन था, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों ने बहुत तगड़ी चालें चली, राजनीतिक साजिशें करी, मीर जाफर और मीर कासिम जैसे नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया था शुरुआत में। फिर आगे चलकर जब सिराजुद्दौला को पहले हराया, फिर मीर कासिम जैसे नवाबों का जो कमजोर सैन्य नेतृत्व था, इसकी वजह से भी अंग्रेज जीत गए। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है भाई अंग्रेजों ने बंगाल को कैसे जीता, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध बड़े रोचक तरीके से बता सकते हो। चीज़ें अगर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, ताकि हमें भी पता चल सके कि हम कितना अच्छा आपको डिलीवर कर रहे हैं। चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो भी कमेंट करके हमें बता दो, ताकि अगली वीडियो में हम सुधार कर सकें। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर आप ये PDF हमसे खरीदना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में जो न्याय प्रणाली विकसित की है उसकी चर्चा कीजिए। तो भारत में अंग्रेजों ने न्याय प्रणाली शुरू करी और हमें उस न्याय प्रणाली के बारे में बताना है। तो देखो, अगर आज का आप जुडिशरी सिस्टम देखोगे तो वो जुडिशरी सिस्टम कहीं ना कहीं अंग्रेजों की देन है। चैप्टर नंबर 6 में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने जो न्याय प्रणाली विकसित करी उसकी चर्चा करो। चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन बन रहा है। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा जो न्याय प्रणाली विकसित की गई वो आधुनिक भारतीय न्यायिक व्यवस्था की नींव मानी जाती है। यानी कि आज के टाइम पर जो आप न्याय व्यवस्था देखते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम जो न्याय व्यवस्थाएं हैं इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासनकाल से हो जाती है। जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में तो व्यापार करने आई है, अब वो क्षेत्र पर प्रशासन भी कर रही है, और क्षेत्र पर प्रशासन करने के लिए लोगों के बीच में जब टकराव होगा तो न्याय भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, भारत में न्याय सुधारों की स्थापना शुरू करी। यानी कि शुरुआत में अंग्रेजों ने प्रशासन की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उनका मैक्सिमम ध्यान जो था वो प्रॉफिट अर्न करने पर था, फायदा कमाने पर था। लेकिन धीरे धीरे करके जब भारतीय क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में आने लगे तो उन्होंने विवादों को सुलझाने के लिए एक न्याय प्रणाली की शुरुआत करी। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है सुनो। सबसे पहले अंग्रेज जो है वो फौजीदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना करते हैं। अब देखो, जो दीवानी अदालतें होती हैं ये क्या करती हैं, ये लड़ाई झगड़ों के मुद्दों को नहीं सुलझाती, बल्कि ये जमीन जायदाद से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उन्हें सुलझाती हैं, पैसों के लेन देन से जो संबंधित मुद्दे होते हैं उन्हें सुलझाती हैं। जबकि जो फौजदारी यानी कि जो क्रिमिनल कोर्ट होते हैं ये लड़ाई झगड़े के मुद्दों को सुलझाते हैं। तो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना करी। शुरुआत में जो न्याय प्रणाली थी वो मुगल शासन की परंपराओं पर आधारित थी। स्थानीय कानूनों और परंपराओं को बनाया गया, यानी कि जिस प्रकार से पहले लोगों को सजाएं दी जाती थी उसी प्रकार से, जैसे हिंदुओं के लिए अलग नियम थे, मुसलमानों के लिए अलग नियम थे, हिंदुओं में भी अलग अलग जाति व्यवस्था के लिए अलग अलग नियम थे। जैसे ब्राह्मणों को जो है मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। आगे चलकर एक नया गवर्नर जनरल बना जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में न्यायिक सुधार शुरू करे। दीवानी अदालतें मैंने बताया आपको, इसमें सिविल मामलों का निपटारा किया जाता है, और फौजदारी अदालतें वो होती हैं इसमें आपराधिक मामलों का निर्णय लिया जाता है। क्योंकि उस समय शरिया के नियम चलते थे तो उसी के आधार पर अदालतें भी चलती थीं। 1773 में 1773 में एक कानून पास हुआ जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था, तो सुनो। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहली बात तो ये की गई कि बंगाल का एक नया गवर्नर जनरल बनाया गया जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसने एक कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना शुरू करी जिसमें नागरिक और आपराधिक न्याय का प्रशासन किया जाने लगा। फिर आगे चलकर 1793 का चार्टर एक्ट बनाया गया। इस कानून का भी यही उद्देश्य था कि जिला स्तर पर न्यायालयों की स्थापना की जाए। आगे चलकर ब्रिटिश क्राउन का शासन आया। आपको पता है 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत जो है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया। और ऐसे में फिर से नए नियम बनाए गए। 1861 में एक नया नियम बनाया गया जिसके अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना यानी कि उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ये कोर्ट ब्रिटिश नागरिकों और भारत पर समान अधिकार रखते थे। आगे चलकर न्यायिक व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की स्थापना की गई, और अभी हाल ही में इसमें कुछ चेंज हुआ है आपको पता है। फिर CPC सिविल प्रक्रिया संहिता की स्थापना शुरू करी गई 1908 में, और CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की स्थापना 1861 में की गई। जैसा कि आप सभी को पता है 2025 तक जितने भी जो केस होते थे वो IPC, CPC और CRPC की धाराओं से ही होते थे। हाल ही में सरकार ने इसमें परिवर्तन किया है। भारत भर में समान कानूनी जो ढांचे थे वो लागू करे अंग्रेजों ने, और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया न्यायालयों में। अब जो कानून व्यवस्था लेकर आए, ये न्याय व्यवस्था जो लेकर आए अंग्रेज, उसकी विशेषताएं क्या थी तो वो सुनो।
सबसे पहली बात है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून की अवधारणा लाई गई, क्योंकि पहले हिंदुओं के जो कानून थे वो अलग थे, मुसलमानों के कानून अलग थे। हिंदुओं में भी जाति व्यवस्था के आधार पर कानून थे, तो यहाँ पर कोई जातिगत भेदभाव नहीं था, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं था। सभी लोगों को कानून के समक्ष समान रखा गया। लेकिन यूरोपीय लोगों को इससे बाहर रखा गया, यानी कि जो भारतीय लोग थे उनके लिए तो कानून की समानता थी, हर एक बंदा बराबर होगा, लेकिन यूरोपियन लोग नहीं होंगे इसके अंडर में, उनके लिए कोई भी केस वेस नहीं होगा, उन्हें कोई सजाई नहीं दी जाएगी और यहाँ से भेदभाव भी शुरू हो जाएगा। ब्रिटिश न्याय प्रणाली ने स्थानीय और जातीय अदालतों को कमजोर करा, नए नए कोर्ट्स तैयार करे और तटीय जो शहर थे हमारे, जो कोस्टल एरिया थे जैसे कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, यहाँ पर न्याय प्रणाली को मजबूत किया। अब अंग्रेजों की जो न्याय प्रणाली थी इसका प्रभाव क्या था? भारत में न्याय व्यवस्था का आधार बनी, समान न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा मिला। लेकिन इसकी बुराई भी यानी कि आलोचना भी की जाती है, इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि महंगे और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं ने आम जनता को न्याय से दूर रखा है। ये प्रणाली भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों जैसी नहीं थी। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है भाई कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में न्याय प्रणाली कैसी थी, तो आप बताओगे भाई अंग्रेजों के आने से पहले जो है न्याय राजा का कर्तव्य था, राज दरबार में न्याय किए जाते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने न्याय व्यवस्था को पलट दिया और दीवानी अदालतों, फौजदारी अदालतों की स्थापना करी और फिर आगे चलकर जिला न्यायालयों की भी स्थापना करी और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे और अलग से भी न्यायालयों की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कानून के समक्ष सभी लोगों को समान लाया जाए। हालांकि मेन उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को शोषण किया जाए और उन्हें किसी भी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ ना जाने दिया जाए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक हम 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज व्यवस्थाएं थी उनका स्वरूप कैसा था। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि बंगाल की विजय कैसे प्राप्त करी अंग्रेजों ने। और तीसरा क्वेश्चन जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि न्याय व्यवस्था कैसी थी। अब जो ये चौथा क्वेश्चन है ये हम इस वीडियो के पार्ट 2 में चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो भी लेंथी हो जाएगी और चीज़ें हमें इतनी सारी एक साथ समझ में भी नहीं आएगी। तो इसलिए हम इस पूरे 10 क्वेश्चनों की PDF को 3 भागों में कवर करेंगे। पहला भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर देखिए ताकि हमें पता चल पाए कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है।